नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। विवाह पंजीकरण अब न केवल अनिवार्य हो गया है बल्कि इसे सरल और पारदर्शी भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जारी जानकारी के अनुसार अब कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से अपने अधिकारों से वंचित न रहे, इसके लिए विवाह पंजीकरण शुल्क 26 जुलाई 2025 तक पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को न्याय और समानता मिले और पंजीकरण की प्रक्रिया से कोई ना पीछे रहे। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता ने राज्य में एक नई सामाजिक चेतना और न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है। हमारा यह स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अब तक यूसीसी के अंतर्गत लगभग 2 लाख से भी अधिक विवाहों का पंजीकरण हो चुका है। यह आंकड़ा इस ऐतिहासिक व्यवस्था में आपके विश्वास और सहभागिता का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि जिनका विवाह इस कानून के लागू होने से पहले हो गया है, वे सभी आगे बढ़कर ऑनलाइन माध्यम से विवाह का पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि उनका विवाह भी विधिक रूप से सुरक्षित और प्रमाणित हो सके। आइए इस नव चेतना को सशक्त बनाएं और एक न्यायपूर्ण उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बने। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो वहीं चार धाम यात्रा के दौरान हाल ही में हुई हेली दुर्घटना के बाद उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूकाडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हेली सेवाओं के संचालन में बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए जल्द ही एक कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही ये सेंटर उड़ानों की निगरानी के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में भी त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित करेगा। साथ ही सीईओ सोनिका ने यह भी कहा कि भविष्य में यात्रा के दौरान सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। इससे डिजिटल मॉनिटरिंग परिषद, सुरक्षा दल और एवं एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं शामिल की जाएंगी। आज मॉर्निंग में ये दुखद हादसा हुआ और केदारनाथ जी से गुप्तकाशी एक शटल जा रही थी और बीच में गौरीकुंड के आसपास ये दुर्घटना घटी है। इसी के क्रम में हम डीजीसीए और एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पर सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, एआईबी सभी के मेंबर्स हैं। तो वही खबर सामने आ रही जो आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी पर बड़ी कार्यवाही, कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज। साथ ही बताते सोनप्रयाग पुलिस ने दर्ज किया ये मुकदमा, लापरवाही बरतने के आरोप में दर्ज किया गया मुकदमा। तो वही कंपनी के 2 प्रबंधकों पर अब मुकदमा दर्ज हो गया। सोनप्रयाग पुलिस ने दर्ज किया है ये मुकदमा। साथ ही लापरवाही बरतने के चलते ये मुकदमा दर्ज किया गया। डीजीसीए ने नियमों की अवहेलना के चलते ये दर्ज हुआ है मामला। आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी पर यह बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है जिसे लेकर कंपनी के 2 प्रबंधकों को बताए उन पर कार्यवाही की जा रही है। सोनप्रयाग पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है, लापरवाही बरतने के आरोप में ये दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बताते चले आवंटित स्टॉल से पहले भी भरी थी उड़ान। साथ ही डीजीसीए के नियमों की उड़ाई धज्जियां जिसे लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में
दर्ज मुकदमा डीजीसीए के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसके चलते ये नियमों की अवहेलना हुई, जिसके चलते ये अब कार्यवाही मुकदमा जो है अब दर्ज कर लिया गया। सोनप्रयाग पुलिस ने दर्ज किया है ये मुकदमा लापरवाही बरतने के आरोप में। को बता दें ये मुकदमा दर्ज किया है, लगातार लापरवाही समझ सामने आ रही थी, जिसे लेकर इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गया। आशीष, आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही, कार्रवाई कहां तक पहुंची अभी तक? जी पूजा, जिस तरीके से कल जो दुखद हादसा हुआ है उत्तराखंड के केदारनाथ में, उसके बाद जो हेली कंपनी थी आर्यन एविएशन, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के एक अकाउंटेबल मैनेजर के खिलाफ और एक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं न कहीं जो नियमों में लापरवाही की बात सामने आ रही है, जो स्लॉट कंपनी को आवंटित हुआ था उस समय उड़ान भरने की बजाय पहले ही जो है उड़ान भर ली गई थी, जिसके कारण जो ये हादसा सामने आया है और 7 लोगों की कहीं न कहीं जो है दुखद मौत हुई है उत्तराखंड में भी। जी, इस हादसे में मरे हुए लोगों के परिवारजनों के लिए सरकार और क्या कर रही है, मतलब कुछ राशि या कुछ दी जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसके बाद जो शव है वो पहचाने नहीं जा रहे थे और उसके बाद उनके डीएनए सैंपल के माध्यम से जांच की जा रही है और परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से भी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की जा रही है, जो आर्यन एविएशन कंपनी है। फिलहाल सरकार की तरफ से भी मुआवजा कितना दिया जाएगा ये सामने नहीं आया, लेकिन मदद सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। और जो परिजन जो अभी भी कई लोग हैं जो जिनके शव अभी तक नहीं मिल रहे हैं, 7 में से पहचान अभी जारी है और कहीं न कहीं ये जो हादसा हुआ है काफी दुखद हादसा है। लगातार उत्तराखंड में ऐसे हादसे हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हवाई सेवाएं जो दी जा रही हैं उत्तराखंड में, वो कहीं न कहीं नियमों के विपरीत चल रही है, नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, तभी ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं और लगातार जो है 5 ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 4 धाम यात्रा के शुरू होने के बाद लगातार जो है ये हादसे हो रहे हैं। जी, यात्रा अभी भी चालू है आशीष, क्या हेली सेवाएं अभी भी यात्रियों के लिए सुचारू रूप से चालू है? जी नहीं, अभी तो आज सोमवार तक, कल और आज स्थगित की गई थी सेवाएं और अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है इसमें और कब आदेश जारी करती है कि फिर से सेवाएं शुरू की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जानकारी के लिए। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार 17 जून को सुबह 11 बजे से ये कैंप रिंग रोड स्थित सूचना निर्देशालय परिसर में लगेगा। साथ ही स्वास्थ्य और सूचना विभाग के संयुक्त प्रयास हो रहे हैं। इस कैंप में दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक पत्रकारों की जांच और परामर्श देंगे। साथ ही कैंप में लगभग 265 की तरह की स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क की जाएंगी। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार समाज का अहम स्तंभ है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। आगे भी इस तरह के स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जाते रहेंगे। तो वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में एक आयोग परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में देहरादून जनपद की 150 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भाग लिया। रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ लगभग 40 मिनट तक योगाभ्यास किया। साथ ही उन्होंने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मंत्री ने कहा कि योग की बचपन से जीवन शैली का हिस्सा बनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को बचपन से योग के लिए प्रेरित किया जाए तो भविष्य में डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत कम होगी। इस अवसर पर आपको बताते चले निर्देशक प्रशांत आर्य, उप निर्देशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, नीतू फुलेरा, डीएसओ रविंद्र भंडारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। बीते दिन देहरादून समेत कई पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई। इस बीच केदारनाथ यात्रा पर प्रभावित हो गई है। साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास भूस्खलन के चलते बाधित हो गया, जिसके बाद यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इधर मौसम विभाग ने 16 और 17 जून के लिए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की संभावना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गदेरों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सतर्कता बनाए रखें। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स है उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। मौसम विभाग की लोगों से अपील, पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की आशंका लगातार आपको बताते रहे बनी रही, जिसके चलते जंगल चट्टी के पास रास्ता बंद हो गया है। मौसम विभाग ने लोगों से यह अपील की है। तो वही उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 3 सड़क मार्ग बाधित हो गए। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक इसमें एक लोक निर्माण विभाग और 2 PMGSY की सड़कें शामिल हैं, जो मार्ग पिथौरागढ़ और एक मार्ग चमोली जिले में बंद है। सभी रास्तों को खोलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। हो गए हैं। तो वहीं बीती शाम उत्तराखंड में भारी बारिश का असर जिम कॉर्बेट पार्क में भी देखने को मिला। पर्यटकों से भरी एक जिप्सी अचानक बरसाती नाले में फंस गई। कई घंटे तक सभी लोग वहीं फंसे रहे। बाद में पानी का स्तर कम होने पर वे बाहर निकल पाए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसी के साथ बारिश को देखते हुए कॉर्बेट पार्क को भी अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य में बीते दिन तेज बारिश के चलते नदियों और नालों में उफान देखने को मिल रहा है। तो वही विश्व प्रसिद्ध कैची धाम के स्थापना दिवस पर रविवार को 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम नहीं थमे और बाबा के जयकारों के साथ भक्तजन कैची मंदिर पहुंचे और सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु आपको बताते चले दर्शन करने का क्रम बना रहा। हालांकि पिछले साल की तुलना में श्रद्धालु कम संख्या में पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस ने 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के कैची धाम में पहुंचने की उम्मीद जताते हुए व्यवस्था को की थी। साथ ही प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के चलते इस बार कैची मेला और व्यवस्थित ढंग से सुचारू हुआ। कोरोना महामारी के कारण पिछले 5 वर्षों से स्थगित रही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। एक लंबे इंतजार और तैयारियों के बाद ये पवित्र यात्रा 15 जून से आरंभ हुई। यात्रा का पहला जत्था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रवाना किया गया, जिसे स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संगठनों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू हुई। कोरोना महामारी के कारण स्थगित रही ये यात्रा अब दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खुल गई। इस वर्ष इसके पुनः प्रारंभ होने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उल्लास देखा गया। यात्रा का पहला जत्था गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यात्रा भवन से रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने इस प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा भवन से इस वर्ष कुल 15 जत्थे रवाना किए गए, जिसमें करीब 50 तीर्थयात्री शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की आस्था, जीवन, व्यवहार और विरासत का प्रतीक है। भारत और राज्य सरकार के संकल्प और प्रयासों से भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस अवसर पर जयवीर सिंह द्वारा पहले जत्थे का स्वागत कर किट भी वितरित किए गए। प्रति लॉट में 15 लॉट और प्रति लॉट 50, यानी कुल मिला के 750 इस साल जा रहे हैं। और ये अब जैसे जैसे अगले सालों में सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि सनातन संस्कृति, आस्था और जीवन कल्चर जो है, हमारी जो आस्था के साथ सनातन का विकास हो, अपनी विरासत का सम्मान हो, आर्थिकी के साथ आस्था जुड़े। इसके लिए हमारी सरकार, दोनों सरकारें, भारत सरकार और प्रदेश सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। और पुनः हम लोगों का संकल्प है कि इसी आस्था और सनातन के बल पर भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा। और जो लक्ष्य है कि हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का 2047 तक सपना पूरा करेंगे, उसकी किरणें दिखाई पड़ने लगी हैं। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर आकर के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और निश्चित रूप से भारत उत्तरोत्तर अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, इसी आस्था और आर्थिकी, अपनी सनातन की संस्कृति के आधार पर। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था गाजियाबाद से रवाना हुआ, जिसे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हरी झंडी दिखाई। वहीं मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी कहा कि इससे पहले कैलाश मानसरोवर की इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव उन पर कृपा करे, उनकी यात्रा सुगम हो और सभी अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकुशल घर लौटे। लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण यह यात्रा बीते वर्षों में स्थगित रही, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर ये आध्यात्मिक द्वार खुलने जा रहे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों के चयन के लिए लकी ड्रॉ प्रक्रिया की गई थी। जिन यात्रियों के नाम लकी ड्रॉ में चुने गए, उन्हें ही इस वर्ष कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर जाने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए गाजियाबाद में अत्याधुनिक कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया। ये भवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर करीब 94 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। इस भवन का उद्देश्य न केवल कैलाश मानसरोवर बल्कि सिंधु दर्शन और अमरनाथ यात्रा जैसे प्रमुख यात्राओं पर जाने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यहाँ से यात्रियों के जत्थे रवाना किए जाते हैं और उन्हें ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य जांच और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं को आस्था की यात्रा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने घोषणा की है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये निर्णय तीर्थ यात्रियों को आर्थिक रूप से सहयोग देने और यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया है। इस अनुदान का लाभ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत यात्रा पूरी करेंगे और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यूपी के रहने वाले, कुछ नहीं, जो यूपी के होंगे, जो यात्रा यूपी के लोग मानसरोवर यात्रा करके आएंगे, तो यात्रा से लौटते ही उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया जो यूपी के रहने वाले हैं उनके खाते में हम भेजेंगे। इस फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए।